देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी सरकार से एक ऐसे मुद्दे पर जवाब मांगा है जिसका जवाब देना मोदी सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दोस्तों, इस शो की शुरुआत में मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारी मेंबरशिप जरूर लें। दोस्तों, कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में एक चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने हमारे जजेस और हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्हें ये नसीहत दी थी कि अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में कोर्ट्स और जजों को एक ढाल बनकर खड़ा होना होगा और एक आदर्श बनना होगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की बेंच ने राजद्रोह के मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी और 27 जुलाई को केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर राजद्रोह कानून की वैधता पर अपना जवाब रखना है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज अभिव्यक्ति की आजादी, राजद्रोह, देशद्रोह कानून जैसे मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर ये बात तो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है कि इन कानूनों का लगातार और तेजी से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्यों केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक ही याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में ये मांग की गई थी कि सेडिशन का ये जो कानून है इसे निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है ये अंग्रेजों का कानून है और अंग्रेज जो है वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ उनकी आवाज दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। साथ ही इस कानून के चलते जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसे भी दबाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ वक्त से हमारे देश में राजद्रोह के कानून के गलत इस्तेमाल का लगातार मामला देखने मिल रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से राजद्रोह जैसे कानून जो है वो अलग अलग लोगों पर लगा दिए जाते हैं और कोर्ट में जब मामलों की सुनवाई होती है तो जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वो बरी हो जाते हैं। आपको बता दें कि हमारे ऊपर भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ के ऊपर भी इस तरह का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जो सेडिशन की FIR दर्ज की गई थी उसे रद्द करने का आदेश दिया था। तो इस तरह से इस कानून का लगातार गलत इस्तेमाल होता रहा है और इस कानून को लगातार खत्म करने की मांग की जाती रही है। लेकिन मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार के आने के बाद देश में जो राजद्रोह के कानून लगने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इस मामले को लेकर क्या टिप्पणी की है और किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों की याद हमें दिलाई है। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि IPC की धारा 124A हमने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने बनाई थी और अंग्रेजों के इस कानून को हमने वैसा की वैसा ही हमारे IPC में डाल दिया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने क्या कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने पूछा कि इसे रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल से पूछा कि आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है, मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार IPC की धारा 124A को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। इसके आगे बेंच ने यह भी सवाल किया कि ये एक औपनिवेशिक कानून है, ये स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक आदि के खिलाफ किया था। क्या आजादी के 75 साल बाद भी हमें इस कानून की आवश्यकता है। बेंच ने आगे कहा कि हालत गंभीर है, अगर एक पक्ष को पसंद नहीं है कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है तो धारा 124A का इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यक्तियों और पार्टियों के कामकाज के लिए एक गंभीर खतरा है। कोर्ट ने आगे कहा कि
इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी को लेकर है। ये हमारी आजादी के 75 साल बाद भी कानून की किताब में क्यों है? तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन जब इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रही थी, तो उस वक्त के वेणुगोपाल ने ये कहा कि इस कानून को खत्म करने की जरूरत नहीं, बल्कि इस कानून को कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है, यानी कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है। के वेणुगोपाल के इस तरह के जवाब से कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि सरकार इस कानून पर अपना क्या स्टैंड ले सकती है। दैनिक भास्कर की खबर में छपी इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मोदी सरकार के दौरान राजद्रोह के मामले बढ़े हैं, यानी कि लोगों पर राजद्रोह के मामले लगाने के मामले बढ़े हैं। इस तस्वीर में दो तस्वीरें हैं, एक मनमोहन सिंह की है और एक मोदी सरकार की है। व्यक्तियों पर केस दर्ज करने के मामले में साल 2010 से 2014 में 3762 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा अगर बात करें मोदी सरकार में 2014 से 2020 तक जो व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले थे वो लगभग डबल हो गए, यानी कि 7136 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 2010 से 2014 तक के देशद्रोह के केस 279 थे मनमोहन सरकार में, और मोदी सरकार में 2014 से 2020 तक 519। और हर साल औसतन की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान हर साल 62 मामले दर्ज हुए। वहीं मोदी सरकार की बात करें तो हर साल लगभग 80 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 14.com ने 2020 में एक रिसर्च में दावा किया है कि साल 2010 से 2020 के बीच करीब 11,000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 816 मामले दर्ज किए गए। इसमें 65% लोगों को मोदी सरकार के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरोपी बनाया गया। इसके अंदर विपक्ष के नेता, छात्र, पत्रकार, लेखक और शिक्षावादी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 405 भारतीयों के खिलाफ नेताओं और सरकारों की आलोचना करने पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। इनमें से 96% केस 2014 के बाद रजिस्टर हुए हैं। इनमें से 150 के आसपास के जो है वो मोदी के खिलाफ गंभीर और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 144 केस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करने के लिए किए गए हैं। तो इस तरह से मोदी सरकार के दौरान जो राजद्रोह के मामले दर्ज करने का जो चलन है वो लगातार बढ़ता गया है। पत्रकारों, लेखकों, छात्रों के ऊपर लगातार ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हमने हमारा उदाहरण दिया था कि किस तरह से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ के ऊपर मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर अभी भी राजद्रोह का मामला चल रहा है। तो इस वक्त राजद्रोह के मामले को लेकर बड़ी बहस चल रही है और इस वक्त उम्मीद टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर। अब देखना यह जरूरी है कि राजद्रोह के इस कानून को, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था हमारे देश पर कब्जा करने के लिए और हमारे देश के जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनकी आवाज दबाने के लिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। क्या हमारे आईपीसी में सेक्शन 124A रहेगा, ये जाएगा, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। पता है इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, गैस करिए क्या? नहीं पता? चलिए एक हिंट देती हूँ, ये सब आपके परिवार से जुड़े हैं। अरे फिर भी नहीं पहचाना आपने इन्हें? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग पर्दे के पीछे ही तो काम करते थे। इन सब की डेथ हो गई है कोविड से, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रह सके। और यही तो है परिवार का मतलब, अपनों की रक्षा करना। जो हमारे लिए जान दे सकते हैं वो अपने सगे नहीं तो फिर कौन है?
मुंबई पुलिस। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।